स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सुबह शाम न्यूक्लियर हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान के सुर अब बदल गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट और आर्मी चीफ तक जो हर दिन न्यूक्लियर पावर होने की रट लगाए घूमते थे, वो आवाजें 48 घंटों से सुनाई नहीं दे रही। वजह है हिंदुस्तान का पराक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान बिल्कुल चुप है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह छिपी है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा मैसेज दिया है जिससे पाकिस्तान सहम उठा है। भारत ने जिन 13 पाकिस्तानी एयरबेस को ध्वस्त किया, उनमें से एक सरगोदा एयरबेस पर अटैक इसकी सबसे बड़ी वजह है। सरगोदा एयरबेस वो जगह है जहां से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टोरेज बेस है। भारत के इस अटैक के बाद पाकिस्तान समझ चुका है कि अगर हमला सरगोदा एयरबेस पर हुआ तो 20 किलोमीटर आगे किराना हिल्स में भी हो सकता था, और ऐसा होता तो पाकिस्तान नक्शे से साफ हो जाता। भारत के इस कार्रवाई का ही असर है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वाली गीदड़ भभकी अब सुनाई नहीं दे रही है। पीएम मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दे दिया है। पहले आपको पीएम मोदी का पाकिस्तान को दिया गया मैसेज सुनाती हूं, फिर आपको पूरी घटना की बारीकियां समझाऊंगी। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। तो वो पाकिस्तान जो 1971 की लड़ाई के बाद से ही लगातार परमाणु बम की धमकी भारत को देता आया है, जो ये कहता आया है कि परमाणु बम हम बनाएंगे चाहे बेशक हमें घास की रोटी क्यों ना खानी पड़े, आज 3 दिन से वो पाकिस्तान खामोश क्यों है? ये सवाल आपके जहन में होगा, तो इसका जवाब भारत के उस एक्शन में छिपा है जो सेना ने दिया है। और कितना सटीक एक्शन किया गया है, आइए आपको समझाती हूं क्यों किराना हिल्स की सरगोदा एयरबेस के साथ साथ चर्चा हो रही है। क्यों ये कहा जा रहा है कि किराना हिल्स कहीं टारगेट हो जाती तो पाकिस्तान का क्या होता, क्योंकि जहां पर भारत ने एक्शन लिया है वो एक्शन ऐसी जगह पर लिया है जहां से न्यूक्लियर स्टोरेज को भी टारगेट किया जा सकता था। तो आइए एक तस्वीर आपके सामने रखती हूं, साथ ही साथ आपको बता देती हूं स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान है, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर मेरे साथ है और एयर कोमोडोर एएस पहल साहब मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, और ये तस्वीर बहुत कुछ क्यों कहती है, क्योंकि सरगोदा एयरबेस से महज 20 किलोमीटर दूरी पर वो किराना हिल्स है जहां पाकिस्तान का स्टोरेज है न्यूक्लियर वेपन्स का, और यहीं पर सरगोदा एयरबेस पर भारत ने स्ट्राइक की है। ये स्ट्राइक अगर 20 किलोमीटर आगे पीछे हो जाती तो पाकिस्तान का क्या होता, ये सबसे बड़ा सवाल है। मिस्टर सन, सबसे पहले आप जरा आइए और मुझे समझाइए कि ये पूरा इलाका है क्या, और ये किराना हिल्स इतनी चर्चा में क्यों आ रही है? अगर यहां पर भारत ने स्ट्राइक किया है, अगर ये जगह जहां भारत ने स्ट्राइक किया है, और एक ये और एक ये है किराना हिल्स के एंट्रेंस पॉइंट, तो बेहद नजदीक है, 20 किलोमीटर की दूरी है। क्या हो जाता अगर ये स्ट्राइक जरा से भी इधर उधर होती तो? और देखिए, पहली बात, किराना हिल्स कहाँ पर है? ये अगर इस तरफ अगर अफगानिस्तान को माने तो यहाँ पर है सुलेमान माउंटेन रेंजेस, और वो उसका ये अफगानिस्तान से लेके इंडस रिवर तक वो इलाका है, और ये इंडस के थोड़ा बस पीछे की तरफ है, ये पहाड़ी इलाका है किराना हिल्स, इसीलिए इसका नाम है किराना हिल्स। और इस तरफ है ये जो सरगोदा एयरफील्ड, जो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। अब ये जो हमने इम्पैक्ट किया है, हमने इसको टारगेट नहीं किया है। आपने कल वहाँ पर सुन लिया था डीजी एयर ऑप्स की ब्रीफिंग में, हमने जो टारगेट किया है वो सरगोदा एयरफील्ड को किया है। उधर अगर आप दर्शकों को समझा पाए तो, क्योंकि अभी नॉर्थ किस तरफ है, मान लिया इस तरफ अफगानिस्तान है और इधर इंडस रिवर है, तो सरगोदा एयरफील्ड इस तरफ कहीं होनी चाहिए। ठीक, ये जो इलाका है ये है वो किराना हिल्स, जो मैं बोल रहा था एक्सटेंशन ऑफ सुलेमान माउंटेन रेंजेस हैं। अगर हमारा जो टारगेटिंग था वो सरगोदा एयरफील्ड पे था,
जो डिस्टेंस तकरीबन ये एयरफील्ड से लेके ये जो इनका न्यूक्लियर साइट है ये तकरीबन अबाउट 10 किलोमीटर्स है। अब ये जो है ये हिल्स हैं। अब इसमें देखिए एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स स्लोप। तो जो जनरली आमूमन तौर पे जो फॉरवर्ड स्लोप है, फॉरवर्ड स्लोप मतलब जो पहाड़ इंडिया की तरफ हैं उसमें इनके वो होंगे मिसाइल साइलोज होते हैं, जहाँ से वो इनकी जो वॉरहेड मिसाइल है वो निकल के और लॉन्च की जा सकती हैं। और जो रियर की तरफ है ये जो यहाँ पर टनल एंट्रेंस भी दिखा रहे हैं, ये टनल्स हैं इनके अंदर। तो पहाड़ के नीचे से जैसे ईरान में भी नतांस टनल्स हैं, तो ये पहाड़ी इलाके में इन्होंने टनल्स बना रखी हैं। सर देखिए ये जो पॉइंट है ये इम्पैक्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है और इसके चारों तरफ इधर ये और ये एंट्रेंस पॉइंट है किराना हिल्स की या उस टनल की जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स स्टोरेज किए जाते हैं। तो अब सवाल यही है ना कि अगर ये निशाना, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हमने बड़ा प्रिसाइसली अटैक किया है, हम जानते थे कि सरगोदा पर अटैक कर देंगे तो 20 किलोमीटर दूर जो किराना हिल्स है वहां मैसेज चला जाएगा, या जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं उन्हें मैसेज चला जाएगा, रावलपिंडी में बैठे हुए लोग हैं उनको मैसेज चला जाएगा। ये तो बेसिकली ये देखिए ये जो ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ये आप दिखा रहे हैं। पहली बात तो ये जो इम्पैक्ट हुआ है सरगोदा एयरफील्ड में है। अगर आपको यही इलाके को आप एयरफील्ड बता रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा इसमें इतना क्लियरेंस नहीं हो रहा है। एनी आइडिया व्हिच इज द एयरफील्ड इन दिस? Just say this is the airfield and there's the cross runway. So ये मान लिया एयरफील्ड का है, ये मान लिया एयरफील्ड है इस तरफ को, क्योंकि ये जो इलाका बिल्कुल जंगल लग रहा है तो एयरफील्ड लग नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। पर मान लिया कि ये एयरफील्ड है इसी तरफ, क्योंकि एग्जैक्टली जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है मान लिया कि यहाँ पर भी है, मान लिया ये भी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है। तो इस इलाके में अगर ये मिसाइल गिरी, पहली बात बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, न्यूक्लियर साइट के पास मिसाइल नहीं गिरी है, वो कल बहुत क्लियर है, नहीं तो उसके पर हाँ आज एक व्हाट्सएप में चल रहा है कि कुछ नजदीक हुआ है, या तो एक्सीडेंटल, पाकिस्तान का भी एक एक्सीडेंटल होता है कि वहां शायद न्यूक्लियर रेडिएशन हो सकती है, और एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट आया है। जिस तरीके से खामोश हो गए पाकिस्तानी, तो ये रूमर है, मैसेज तो गया, और ये मैसेज देखिए, ये जो जितनी भी स्ट्राइक्स हुई हैं तमाम एयरफील्ड्स में, ये साफ मैसेज गया है कि भारत के पास कैपेबिलिटी है, ब्रह्मोस से लेके जो भी हमारी मिसाइल्स हैं, तो ये कैपेबिलिटी देखते हुए हमने इनकी सरगोदा एयरफील्ड को टारगेट किया, जहां से इनके F-16 एयरक्राफ्ट और JF-17 एयरक्राफ्ट का ये बेस है। ठीक है, तो सर हम ये सुन तो रहे थे कि सरगोदा पर अटैक करना बहुत बड़ा अटैक करना होता है। अब ये एक तस्वीर हमारे सामने है, हमें ये पता चल रहा है कि ये है हमारा इम्पैक्ट पॉइंट। ये बीच में अगर इम्पैक्ट पॉइंट होता है और ये अगर एंट्रेंस है, ये अगर टनल्स हैं, तो हम कितने नजदीक पहुंच गए, या इस एरिया को अगर दर्शकों को आप समझा पाए ये क्या बता रहा है एरिया हमें? देखिए जनरल साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। इन्होंने बताया कि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके के अंदर ये टनल्स बनाई गई हैं, और जो किराना हिल्स की टनल्स हैं उसी के अंदर दो चीजें हैं, एक तो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स और एक है स्ट्रेटेजिक वेपन। यही बात हम आपके चैनल में पहले भी बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, आपके साथ डिस्कशन चल रहा था। तो दोनों चीजें इन्हीं किराना हिल्स के टनल्स के अंदर आती हैं। अलग अलग लोकेशन है, आपने बताया कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक वेपन्स डिप्लॉय हुए हैं जो किराना हिल्स के बिल्कुल 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर आते हैं। सर ये है एंट्री पॉइंट टनल्स की। हाँ। और दूसरी चीज आपने भी बहुत अच्छी तरह बताई कि दूसरे जो मिसाइल्स के लिए भी उन्होंने जो लोकेशंस बनाई हैं वो भी बिल्कुल पास में आती हैं। और जो सरगोदा का रनवे है वो उसके 4 रनवेज हैं, उसमें एक रनवे ऐसे क्रॉस करके था अगर आपको याद हो, और क्रॉस रनवे के बिल्कुल सेंटर में, ताकि दोनों रनवे को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसके ऊपर अटैक था, और एक उसके बिगिनिंग के रनवे के ऊपर अटैक था। तो ये 2 DMPIs बनाए गए थे, डिजायर्ड मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, और एकदम एक्यूरेट अटैक था। ये मैसेज रनवे को न्यूट्रलाइज करने से ज्यादा ये मैसेज था उनको जो बैठे हुए हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि देखिए अगर हम इधर पहुंच सकते हैं तो हम आपके किराना हिल्स के जो एंट्रेंस है उसको भी अटैक कर सकते हैं, जैसे कि आपने मार्क कर रखी है। और अगर हम यहां पहुंच सकते हैं तो जहां पे आपकी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स है उसको भी हिट कर सकते हैं। और अगर हमने यहां हिट किया होता तो आज पूरी रेडिएशन लीक वहां पे हो चुकी होती। अगर आपकी गलती से कोई रेडिएशन लीक हुई है, और ऐसे कहा जा रहा है कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहां फ्लाई कर रहा है, अमेरिकन साइंटिस्ट आए हुए हैं, ये सारे आपकी वजह से हुए होंगे। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना जहां अटैक करती है बिल्कुल सटीक करती है 1 से 3 मीटर के अंदर।
और इस बार हमने नहीं किया आपके न्यूक्लियर वेपन्स पे अटैक, वो इस रीजन से नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि कभी भी ये जो लेवल है वॉरफेयर का, ये न्यूक्लियर लेवल तक पहुंचे। और दूसरी बहुत अहम बात है, इसका ये मतलब नहीं कि कभी भी आप हमको न्यूक्लियर धमकी देके एक ऐसा टेररिस्ट अटैक हमारे देश के अंदर कर सकते हैं। हमें मालूम है हमारे पास स्पेस है, हमें मालूम है हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारी सशस्त्र सेनाएं आपको घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं और वो कन्वेंशनल स्पेस के अंदर आता है, वो न्यूक्लियर स्पेस के अंदर नहीं आता। ठीक है, अगर इसी मैप को समझें या इसी तस्वीर को समझें और अज्यूम करें, या जैसे इंपैक्ट पॉइंट या अप्रोक्सीमेट अज्यूम इंपैक्ट पॉइंट ये दे रखा है कि ये इंपैक्ट पॉइंट हो सकता है जहां पर सरगोदा जो एयरबेस है उसको हमने टारगेट किया। ये एरिया, अगर सर ये पूरा जो एरिया है, अगर ये एक बार आप समझा पाएं कि ये एरिया क्या है, सरगोदा 20 किलोमीटर दूर है तो वो कहां है और वो कितना इंपैक्टफुल हो सकता था, कितना बड़ा मैसेज हमने दे दिया। जी देखिए, सबसे पहले ये एरिया 250 से 270 किलोमीटर दूर भारत से है। अगर हम उस जगह से लाइन लेते हैं लाहौर से, तो सीधा अगर हम पश्चिमी लाइन ले तो ये 270 किलोमीटर दूर आता है। दूसरा, इसके पास शहर का इलाका है, सॉरी माय फॉल्ट, इसके पास शहर का इलाका है, बिल्ट अप एरिया है, 4 रनवे है और साथ में किराना हिल्स की जो 3 एंट्रेंसेस हैं जहां पे इसको वेपन्स को स्टोर किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स को, वो यहां पे है। और अगर यहां देखें दूसरी साइड तो और भी हमारे एंट्री एरियाज हैं जो कि आपने मार्क कर रखे हैं। यहाँ पे एंट्री एरियाज हैं जहां पे हम ये एंट्री एरिया बोल रहे हैं आप? जी, ये वाले, ये भी एंट्री, देखिए हाँ। अगर हम देखें तो इनके ये एंट्री एरियाज, ये एंट्री एरिया, हाँ, और यहाँ पे एंट्री एरियाज हैं, ठीक है, जहां पे आपकी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स या दूसरी चीजें पोजीशन होती हैं। ये एक्यूरेट नहीं है, आप इस पे मत जाइए कि ये एक्यूरेट है, ये अप्रोक्सीमेट है। और यहां से अफगानिस्तान अबाउट 100 किलोमीटर के आसपास है, ज्यादा दूर नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गए एंट्री पॉइंट, और इन एंट्री पॉइंट के पास 20 किलोमीटर की भी अगर दूरी है तो ये बहुत बड़ा मैसेज हमने दे दिया। हमने बता दिया कि अगर आप कुछ हिमाकत करेंगे, हमें धमकी देने की कोशिश करेंगे तो हम ब्लैकमेलिंग में आने वाले नहीं है। और 20 किलोमीटर एक न्यूक्लियर वेपन के लिए क्या है? आप हिरोशिमा नागासाकी को देखिए, जिनकी यील्ड बहुत कम थी, लिटिल बॉय फैटमैन को वहां पे छोड़ा गया था, 2,20,000 लोग मारे गए थे, 6 लाख के करीब लोग परमानेंटली स्कार्ड हो गए थे। तो उस जगह पे अगर हम 2 छोटे छोटे वेपन जो उस टाइम पे यूज किए थे, अगर सोचिए भारत को अगर ये अटैक करता और इनके न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे हैं, और तो सोचिए क्या तबाही और बर्बादी होती। ठीक है, सरदाना सर भी हमारे साथ हैं। सर, अगर आप भी आना चाहें, अगर रिहायशी इलाके, सर आप भी रुकी जाएं, जी। अगर आप रिहायशी इलाकों की बात कर रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि सरगोदा और जो किराना हिल्स का ये पूरा इलाका है, ये कह रहे हैं आप, ये रिहायशी इलाका हो सकता है? नहीं, ये देखिए आप, ये दिख रहा है ना, ये जहां पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि देयर इज पॉपुलेशन दिख रही है। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब है बिल्ट अप एरियाज दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो ये एरियाज जो हैं, हो सकता है एयरफील्ड के अंदर भी हो, और हो सकता है कि यहाँ पे टाउन हो, बिकॉज इसके आगे का हमको, अब ये देखिए, ये सिविलियन है, ये श्योरली सिविलियन एरिया है। ये देखिए, ये वाला, अच्छा, ये हमारा हो गया, ये सैटेलाइट पिक्चर है। हाँ। ये पूरा सिविलियन एरिया, इसमें बिल्टअप भी दिख रहा है, बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, रोड्स भी दिख रही हैं बहुत क्लियरली। तो ये परफेक्टली सिविलियन एरिया है, और ये हो सकता है कि सरगोदा टाउन का लिमिट्स यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है सर, सरगोदा को हिट करना जी। और पाकिस्तान का चुप हो जाना, वो जो गीदड़ भपकी दिया करता था, अब तो उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमने तो कभी कहा ही नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, लेकिन 1971 से लेकर 2025 तक अब वो खामोश क्यों हो गए? यही वजह है, यही मैप वजह है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में और उनका जो लॉन्च का तरीका क्या है। न्यूक्लियर वेपन्स एक हैं जो लैंड बेस्ड हैं, उसके बाद है कि जो आप एयर से डाल सकते हैं, और तीसरा है जो आप नेवी के मूविंग टारगेट, नेवी के शिप्स और सबमरीन से दाग सकते हैं। तो भारत के पास सभी तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इसीलिए हम एक बहुत ही जिम्मेदार देश है, तो ऐसी कोई बचकानी हरकत भारत की तरफ से कभी भी नहीं हो सकती, और भारत सरकार ने बोल दिया है, और भारत सरकार से ज्यादा ये एक बहुत ही जिम्मेदारी की चीज है न्यूक्लियर वेपन संभालना। तो जो सबसे बड़ी ये जो सारी बातें आ रही हैं कि भारत की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, ये सिर्फ विश्व को डराने के लिए था, जिसके लिए वो भागे अमेरिका की तरफ
कि ये देखिए जी हमारा, डराया ना लेकिन हमने तो डराया, तभी तो वो भागे, तभी भागे बाकी देशों के पास कि भारत हमारे न्यूक्लियर पर अटैक कर देंगे। हालांकि भारत के पास पूरी कैपेबिलिटी है कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक कर सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक जिम्मेदार देश है और हम इसकी सिर्फ धमकी तक नहीं दे रहे। हमने आपके सिर्फ आसपास के इलाकों को बताया कि जिस अगर हम एक आपकी मजार के ऊपर आपके टेरर लॉन्च पैड को डिसाइड करके उसके ऊपर मार सकते हैं तो हम कहीं भी मार सकते हैं। आपका पूरा देश आ गया, जिस मैप का आप लोग जिक्र कर रहे थे, मैप भी आ गया सरगोदा एयरबेस और उसके बिल्कुल पास बैलसर किराना हिल्स है। अब समझाइए जरा इस पूरे एरिया को हमें। बिल्कुल, इसी चैनल पे हमने आपको दिखाया था कि सरगोदा एयरबेस जो है वो बॉर्डर से करीबन 250 से 270 किलोमीटर दूर है। और देखिए लाहौर यहां पे है। लाहौर से अगर हम पश्चिमी रूट लेते हैं तो बिल्कुल यहां से होके अफगानिस्तान जाता है। सो ये बिल्कुल पश्चिम में आता है। ये सेकंड टियर एयरफील्ड कहते हैं इसको। ये इनका स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरा का पूरा पंजाब के अंदर। इसके पास किराना हिल्स भी हैं जहां पे हम स्टोर करते हैं इनके स्ट्रेटेजिक वेपन्स। स्ट्रेटेजिक वेपन्स का मतलब ही न्यूक्लियर वेपन्स होता है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स। और जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, जो मिसाइल्स इन न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करती हैं दूसरे देश के जाने के लिए, जैसे कि मेरे काबिल दोस्त आपको बता रहे थे कि इसका ये तो हमने लैंड टू लैंड बताया। इसी तरीके से जैसे हमारी सबमरीन्स के अंदर जब ये मिसाइल फिट होती है, उसको K4 मिसाइल शायद है और उसकी रेंज शायद 3400 किलोमीटर भी है। और ये बहुत ज्यादा K4 की बातें चल रही थी कुछ दिन पहले से, तो वो हम बता रहे थे कि हमारी तो अरेबियन सी से भी लॉन्च करने की है कैपेबिलिटी। ये नहीं है कि हमारी कैपेबिलिटी सिर्फ लैंड से लैंड पे है, हम जहां चाहें वहां मार सकते हैं। हमारी हवा से भी लॉन्च करने की, और हमारे पास हवा से लॉन्च करने वाले क्या क्या सिस्टम्स हैं। एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल में हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखते, लेकिन हम बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर न्यूक्लियर वेपन को मेट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है, नॉर्मली न्यूक्लियर वेपन कभी भी एक्सप्लोड नहीं करता जब तक उसका क्रिटिकल मास नहीं आता। ठीक है। तो क्रिटिकल मास के लिए उनका प्रॉपर डेटोनेशन सिस्टम होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आपके इतने सारे न्यूक्लियर वेपन आसपास पड़े हों और हम उन पे हमला करें, तो ये जरूरी नहीं है कि रेडिएशन लीक नहीं होगी। रेडिएशन लीक हो सकती है चाहे वो न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड करे ना करे। और ये रेडिएशन लीक का ही मेजर प्रॉब्लम होता है सारे देशों के अंदर। आपको जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन लीक हुई, आपने देखा कितने लोग मरे, उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। यूक्रेन का एक एग्जाम्पल है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो हमारे वेपन सिस्टम्स हैं उनकी अप्रॉक्सीमेट CP, सर्कुलर एरर प्रोबेबल, यहां पे कहां वो वेपन सिस्टम हिट करेगा, वो 3 मीटर है सिर्फ। तो अगर 20 किलोमीटर हम बता रहे हैं आपको, तो 3 मीटर कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहते तो उन हिल्स के एंट्रेंस पे अटैक कर सकते। ठीक है सर, पाकिस्तान डर गया। और पाकिस्तान क्यों डर गया? क्योंकि हमने वहां हिट किया जहां पर उसकी किराना हिल्स है, और किराना हिल्स वो जगह है जहां न्यूक्लियर पावर, यानी कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको पाकिस्तान स्टोरेज करके रखता है, और इसीलिए पाकिस्तान हिल गया। अब सरदारा सर, जब से हम जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर लें तो 1965 में जब वो विदेश मंत्री थे तब भी कुछ कहानी बुना करते थे, और जब भारत न्यूक्लियर पावर बन गया तब से तो उन्होंने ऐसा लगा जैसे अपने आप से अपने आवाम से जंग छेड़ दी। उनका वो बयान कि हम न्यूक्लियर पावर बन के रहेंगे चाहे हमें घास की रोटी क्यों ना खानी पड़े। तो न्यूक्लियर धमकी तो वो तब से देते हैं जब वो पावर भी नहीं बन पाए थे, लेकिन अब थोड़े खामोश हैं 3 दिनों से। बिल्कुल, देखिए ये जो उनका धमकी थी और पूरे विश्व में जाके कि बताना कि हम पे अटैक हो गया है, उनका जो ये रोना था, जो गिड़गिड़ाना था, और जो उनके DGMO ने कर दिया सिद्ध कि ये भारत को रिंग किया। जरा ये बैठ के बता दीजिए आप, बोलिए सर। तो किराना हिल्स को हिट करना पाकिस्तान को, या किराना हिल्स के आसपास के एरिया को हिट करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया। सर कंप्लीट करिए अपनी बात। हाँ, तो देखिए क्या है, ये जो धमकाना था, डराना था दुनिया को कि हमारे, पहले तो धमकाते किस बात से थे कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। हम कहते भारत के, हमारे पास 140 वो है और हम भारत पे अटैक कर देंगे अगर हमें कुछ किया गया। आज वो उल्टी पड़ गई ये बात। आज वो ये नहीं कह रहे कि हम किसी को अटैक कर देंगे, वो कह रहे हैं हमारा जो स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर वेपन्स का, भारत हम पर अटैक कर रहा है, तो भारत को रोकिए। आज को आप देखिए कि जो लोग दुनिया को डरा रहे थे, भारत को डराने की कोशिश करते थे, वो तो कभी मुमकिन नहीं था, लेकिन विश्व को तो डरा रहे थे। आज वो कह रहे हैं
कि भैया हम नहीं कुछ कर रहे, भारत हमारे न्यूक्लियर अटैक कर देगा, हमारे स्टॉकपाइल्स पे अटैक कर देगा और हमारे देश में रेडिएशन हो जाएगी। तो ये एक उल्टी भाषा बोल रहे हैं इस समय, और यही रीजन है कि आज वो घुटनों पे है, आपके सामने है, पूरा देश देख रहा है कि उनकी जो झूठ है हर जगह पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, 1971 में भी तो बहल साहब थोड़ा बहुत लड़ने की कोशिश पाकिस्तान ने कर ली थी, वहां भी मुंह की खानी पड़ी, वहां भी हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 2025 में जब वो न्यूक्लियर पावर है और पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताता है, भारत को चीख चीख कर बताता है, उनके रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि रेल मंत्री जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है लड़ाई से, उनके आईबी मिनिस्टर सब बताते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमने इसे इसलिए नहीं बनाया कि कोई भी आकर हमें परेशान करके चला जाएगा। वो 3 दिन से थोड़े से खामोश हैं, वो 3 दिन से थोड़े चुप बैठे हुए हैं। यानी भारत ने वहीं चोट कर दी, जैसा एयर मार्शल AK भारती जी कह रहे थे कि हमने वहां चोट की जहां सबसे ज्यादा दर्द हुआ पाकिस्तान को। बिल्कुल प्राची जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और इसमें 2 चीजें आती हैं। न्यूक्लियर धमकी कौन देता है? जो वीक नेशन होता है, जो कमजोर होता है, जो कन्वेंशनली स्ट्रांग होता है, वो कभी भी न्यूक्लियर धमकी नहीं देता। क्या भारत को सुना है आपने कभी भी? हमारे भारती साहब ने क्या बोला था? कहां पे है किराना हिल्स? अच्छा, वहां पे स्टोर करते हैं। वो क्लियरली बता रहे थे हम तो कंसिडर भी नहीं करते कि हमें न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर प्लेस पे अटैक करना है। लेकिन मैसेज हम आपको दे रहे हैं कि हम कहीं पे भी, कहीं से भी, किसी तरह से भी हम अटैक करेंगे। इतना एक्यूरेट अटैक होगा तो जो भी आप सोचते हैं वो आपके सोच से भी आगे का डैमेज कर सकते हैं। यह है भारतीय वायुसेना। और दूसरी बहुत अहम चीज आती है इसके अंदर, जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। इनकी तब तक वैल्यू है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये डिटर करते हैं वॉर को। इसी वजह से जब टेरर एक्ट करता है पाकिस्तान, तो उसके बाद भाग के दूसरे देशों में जाता, कहता हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं एम्बेसी में काम करता था, बांग्लादेश हाई कमीशन में। तो वहां पे भी उनके जो मिलिट्री एडवाइजर्स थे, जो डिफेंस एडवाइजर्स थे, कभी बोलने नहीं देते थे उनके हाई कमिश्नर को, और हमेशा इस बात को बस लेके बैठ जाते थे कि हमारे पास ये शक्ति है, हमारे पास वो शक्ति है। वो वहां पे भी दिखाते थे कि पीछे से कौन ये सब कर रहा है। आखिरी चीज इस चीज के ऊपर कि न्यूक्लियर वेपन अटैक करना आसान है, बट उसके बाद क्या होगा? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर आप एक हमला हमारे ऊपर न्यूक्लियर करेंगे, हमारी फौजों पे करेंगे, चाहे अपनी टेरिटरी पे करें, उसका जो बदला हम मैसिव रिटेलिएशन, जो हमारी डॉक्ट्रिन में लिखा है और जो हमारे पास वेपन सिस्टम है जिनकी यील्ड आपसे कहीं ज्यादा है, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा सर, एक बात का जवाब और दीजिए। पाकिस्तान दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा अपने आप को न्यूक्लियर पावर बता बता कर सेव करने की कोशिश करता है क्या? 1999 कारगिल युद्ध, तब भी इस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान कोई तैयारी कर रहा है। 2019 जब पुलवामा हमला हुआ और जब भारत ने उसका जवाब दिया, तब भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान दिए गए। बाकायदा उनके जो सीनेटर्स हैं वो ऐसे बयान देते हैं। तो वो जानता है कि मैं न्यूक्लियर चिल्लाऊंगा तो कोई आएगा बीच में, मध्यस्थता कर देगा, और जो मार पड़ रही है भारत से वो शायद बच जाऊंगा। बिल्कुल। अगर आपको कारगिल का याद होगा, मुशर्रफ क्या कहते थे कि यहां पे तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, भारत ने तो कभी अटैक नहीं करना। चुपचाप आके कारगिल, द्रास, बटालिक के सेक्टर्स पे उन्होंने अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को, थोड़े से टेरर एलिमेंट्स भी थे, लेकिन ज्यादातर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री इन हिल्स को जाके ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन क्या हुआ? भारत ने हवाई सेना का इस्तेमाल किया, भारत ने थल सेना का इस्तेमाल किया। मुझे याद है उस समय हमने जो एक्यूरेट अटैक्स किए थे मिराज 2000 को लेके, लेजर गाइडेड बॉम्ब पहली बार भारत ने यूज किया था टाइगर हिल्स के ऊपर, उनकी बटालियन हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया था। उसके बाद हमारी सिख रेजिमेंट ऊपर चढ़ के जाके उन्होंने उस पर कब्जा किया था। आपको ये वो भी चीज याद होगा, कितने हमारे वीर जवान सिख के, और शायद जैक लाई थी उसके, शहीद हुए थे इस हिल को ऑक्यूपाई करने के लिए। हाँ। तो बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो गीदड़ भपकियां हैं वो देते हैं, जो वीक होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं वो कभी भी नहीं देते। और जब वो एक्ट करते हैं तो हम आपकी न्यूक्लियर को ना भी अटैक करें, हम ऐसा कॉस्ट दे देंगे आपको कि आप कभी उठ नहीं सकेंगे। ठीक है, पाकिस्तान कोशिश तो करता रहा, पाकिस्तान कहता भी रहा। राजीव सरदाना जी, मुझे तो भी 22 अप्रैल से लेकर अभी तक के सारे बयान याद हैं। रक्षा मंत्री आज पलट गए, बताइए इससे झूठा कोई हो सकता है? ख्वाजा आसिफ जो तमाम चैनल्स पर जाकर इंटरव्यू देने वाले मंत्री बन गए हैं, वो अपने बयान से पलट गए। वो कहते थे खुद कि भाई हमने न्यूक्लियर पावर, हम इसीलिए थोड़ी ना बने हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज वो कह रहे नहीं, हमने तो जी कभी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो ये डर बैठा दिया ना भारत ने प्रिसाइसली अटैक करके।
वही डर, और उन्होंने तो डर उससे ज्यादा बढ़ा दिया ना। उन्होंने कहा कि हम तो क्या चलाएंगे, भारत हम पे अटैक कर रहा है और हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे खत्म हो जाएगा, हमारे देश में कहते हैं रेडिएशन हो जाएगी। ये जो अफवाहें उनकी तरफ से फैलाई जा रही हैं कि भारत ने अटैक कर दिया, किस लिए? कि भारत को रोको, कि भाई भारत को रोको। अभी तो आप न्यूक्लियर तो बहुत दूर की बात है, मैं जैसे कल आपको कह रहा था, अभी तो भारतीय नौसेना बीच में नहीं आई है, अभी तो आर्मी और एयरफोर्स के किसी ने सरहद पार नहीं की, अभी तो हमने घर बैठ के आपको ठोक दिया है। तो इसलिए ये जो बयान है उनके कोई मायने नहीं रखते, ये हर चंद घंटों में, मिनटों में पलट रहे हैं। तो अभी जान बच गई है फिलहाल के लिए, थोड़ा समय मिल गया है, तो अपनी आवाम को बताने के लिए ये बातें कही जा रही हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इनके रक्षा मंत्री को कितनी जानकारी है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ना इनका प्राइम मिनिस्टर में कोई दम है, ना इनके रक्षा मंत्री में कोई दम है, क्योंकि इनके पॉलिटिशियंस तो फौज के रखे हुए हैं ना, वो तो उन्हीं के लिए काम करते हैं। फौज जिस दिन चाहती है हटा देती है इनको, दूसरी सरकार ले आती है। सत्ता, जो असली सत्ताधारी है, वो सत्ता जिनके पास है वो तो आर्मी चीफ है, तो आर्मी के पास ही तो सत्ता है इनके देश सर, ऐसा देश जिसे खुद नहीं पता कि वो कल क्या कर देगा, एक ऐसा देश जिसे ये नहीं पता कि कल उसके साथ क्या हो जाएगा, एक ऐसा देश जिसे ये नहीं पता कि शाम को अपने आवाम को क्या खिलाना है, लेकिन एक बात उसे पता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास पाव पाव के बम हैं, हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे। ये तो उनके नेताओं की तरफ से बयान देते जाते रहे हैं। वो ऐसा देश, और उस पर हम अंदर घुसकर, जैसा बहल सर बता रहे थे कि हम 250 और 200 किलोमीटर अंदर जाकर अगर सरगोदा पर टारगेट कर रहे हैं, तो डर पैदा करने के लिए काफी है ना कि सरगोदा आ गए, 20 किलोमीटर दूर है, कुछ बड़ा ना कर दे। बिल्कुल, देखिए वो एक इनको मैसेज देना जरूरी था, और ये मैसेज अच्छे से दिया गया है। जैसे सर कह रहे थे, वो कह रहे थे हमारे पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, आपके पास एयर डिफेंस था, आपके पास तो एक फटी हुई छतरी के बराबर निकला कि पानी भी बरस रहा है और धूप भी आ रही है और इंडिया की मिसाइल भी आ रही है आपके सर पे। तो आप किस बात की छतरी की बात कर रहे हैं? घर में कोई टीवी चैनल के लिए जब हम लगाते हैं घर पे छतरी, कोई आपकी वो छतरी की निकली है, वो तो आपको कोई बेवकूफ बना गया चाइना की, इतना बढ़िया आपको सिस्टम दिया था एयर डिफेंस का, न्यूक्लियर अम्ब्रेला तो कहाँ, ये एक आपके अंदर कौन सी चीज आपके अंदर, कोई आपके घर पे तो पत्थर मार के भी तोड़ सकता है आपका घर, आपकी तो वो हालत हो गई है और आप बेनकाब हो गए पूरे विश्व में। आपकी एयर डिफेंस पूरी बेनकाब है, पाकिस्तान का कोई एक हिस्सा नहीं बचा है, 1 इंच नहीं है जहां पर भारत की पहुंच नहीं है इस समय, अपने देश में बैठे बैठे। ठीक, देखिए 54 साल बाद बहल सर, अब पाकिस्तान थोड़ा सा चुप है। पाकिस्तान आज ये भी मान रहा है कि उसके 11 जो सैनिक हैं उनकी मौत हो गई है, वो ये भी मान रहा है कि उसके 18 जो सैनिक हैं वो घायल हो गए हैं, वो ये भी मान रहा है कि हाँ हमारे एयरबेस पर अटैक हुआ है। हालांकि एक जेट के नुकसान की वो बात कर रहा है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। ये वही पाकिस्तान है जब भुट्टो के जमाने में जब परमाणु परीक्षण इनकी तरफ से किया जा रहा था तो इस्लामी बम की अवधारणा पैदा करने की कोशिश करते थे परमाणु बम के जरिए। आज ये चुप हैं, आज कुछ नहीं बोल रहे, आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है लाइन पर आ गया पाकिस्तान, बिल्कुल मान गया कि हाँ जी हमारे साथ हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्राची जी, बहुत अच्छा एनालिसिस आपने इसका पूरी सिचुएशन का किया है। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी चीज मैं और जोड़ देता हूं कि जियाउल हक था शायद जिसने पहले शुरू किया था ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। पाकिस्तान को मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूं, अगर हम चाहें तो वी कैन ब्लीड पाकिस्तान थ्रू 1000 कट्स। आप अपने बलूचिस्तान को देखिए, आप अपने खैबर पख्तूनख्वा को देखिए, आप अपने पीओके को देखिए, आप अपने इकोनॉमी को देखिए। आपने कितना लोन लिया? $2.3 बिलियन का आपने लोन लिया आईएमएफ से, 2 अलग अलग चीजों के लिए। एक जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी और दूसरी जो डील करती थी सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस के साथ, उसके लिए लिया। और आपने $4 बिलियन का नुकसान तो इसी युद्ध में कर दिया है। तो यह पैसा किसी डेवलपमेंट के लिए नहीं गया, ये आपका युद्ध के लिए गया है, ये आपका युद्ध की सामग्री के लिए गया है, ये मोबिलाइजेशन के लिए गया है। यहां तक कि 48 घंटे के लिए आपने पेट्रोल पंप्स को भी बंद कर दिया। आपकी सिविलियन पॉपुलेशन कितना तंग हो रही है, गेहूं के दाम कितने ऊपर चले गए हैं, इकोनॉमी पीछे जा रही है। प्राची जी आपको मालूम है इनका जीडीपी पर कैपिटा, ये एक ऐसे कुछ देश है जिनका कम हुआ है पिछले कुछ सालों में।
बाकी सब देश बढ़ रहे हैं जीडीपी पर कैपिटा में, इनके देश का कम हुआ है क्योंकि इनकी सेना कभी भी इकोनॉमी को बढ़ने नहीं देती, वो अपने जेबों को भरती है, वो अपने बिजनेसेस करती है और हजारों करोड़ रुपया देश से बाहर ले जाती है। मैं आपके जनरल्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखिए, भारत तो आपको छोड़ेगा नहीं अगली बार किया तो, लेकिन देखिए अपने देश का हाल, आपकी आवाम को सुनिए जो तंग हो चुकी है आपसे। नहीं सर, सबूत मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं पाकिस्तान से पहल सर, कह रहे हैं कीड़े पड़ेंगे तुम में, तुमने अगर जेट गिराए हैं भारत के तो दिखाइए, तो सोशल मीडिया पर मार के गिरा दिए हैं क्या? आसिम मुनीर से वो पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया इन 3 दिनों में भारत के खिलाफ, हमें बताइए तो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि 3 दिन में तुमने जोरदार मार खाई और तुम आकर चुप बैठ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको याद होगा इनका बाइकर YIHA-3, ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है जो इन्होंने टर्की से लिया है, ऐसा उनकी मीडिया में आया कि 4 वहीं गिर गए। क्या उनको भारत ने शूट डाउन किया? क्या आपकी एयर डिफेंस ने शूट डाउन किया? क्या वो अनसर्विसेबल होकर गिर गए? लेकिन कहीं ना कहीं यह क्लियर हो गया कि सैकड़ों की संख्या में आपके ड्रोन्स आए भारत के अंदर, कितनी मिसाइल्स आई, आपकी अब्दाली आई, आपकी फातेह आई, क्या डैमेज किया? हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ने उसको वहीं सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन जब हम हमला करने गए तो प्रिसीजन के साथ, सटीक के साथ, प्रोफेशनल तरीके से, वेल प्लान, और यही आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। आप तो कह रहे थे कि S-400, प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया S-400 का, सिर्फ वो खड़े थे जहां पे S-400 सिस्टम बैकग्राउंड में था और क्लियर मैसेज को पाकिस्तान को था। ये जो मिस इंफॉर्मेशन है, इससे हम घबराते नहीं है। हमारा देश जो है उसका मोरल डाउन नहीं होता, क्योंकि हमें पता है पिक्चर्स के साथ, वीडियोस के साथ कि हमने आपका क्या किया। सर, प्रोपेगेंडा तो ठीक से फैला नहीं पाता है पाकिस्तान, एडिटिंग ठीक से कर नहीं पाता है पाकिस्तान, उसके फोटो 2 मिनट में पकड़ लिए जाते हैं कि आप एडिटिंग कर रहे हैं, थिएटर बैठ के करेगा, ड्रामा करेगा, लेकिन असल में उसकी औकात क्या है ये तो भारत ने बता दिया है। अब हमारे प्रधानमंत्री सरदाना जी 24 घंटे में 2 बार पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि अगर ब्लैकमेलिंग की जाएगी एटॉमिक पावर के तौर पर, न्यूक्लियर पावर के तौर पर या न्यूक्लियर बॉम्ब के तौर पर आप ब्लैकमेलिंग करेंगे तो भारत मानने वाला नहीं है। अब 2 बार अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और उस देश को कह रहे हैं जिसका मकसद ही परमाणु बम भारत के लिए था बनाना, जिसका मकसद ये था कि हम इसे भारत के खिलाफ यूज करेंगे, हमारा रणनीतिक हथियार होगा, हमारा सबसे मारक हथियार होगा, जब हम ये कह रहे हैं तो हम चुप करा दे रहे हैं ना पाकिस्तान को। अब उससे वो हथियार भी छीन ले रहे हैं जो वो बार बार सबके सामने चीखता फिरता है कि अरे हमारे पास परमाणु बम है, तो डर के लोग रुकवा देते हैं, उसकी जान बचा लेते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि इस्लामिक बम के नाम पे इन्होंने अपना पैसा तो नहीं लगाया ना, इन्होंने बाकी इस्लामिक देशों से पैसा लिया, चाइना से हेल्प ली, तो कि हम बना लें किसी तरीके से और उसके बाद हम इस्लामिक वर्ल्ड के मसीहा हैं जैसे। लेकिन क्या है, बाकी इस्लामिक वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ इस बार नहीं खड़ा हुआ ना, क्योंकि बाकी इस्लामिक वर्ल्ड तरक्की चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, सुख शांति चाहता है, लेकिन यही है कि जो समझने को तैयार नहीं है। इनका अस्तित्व ही सिर्फ भारत के अगेंस्ट बोलना है और कि अगेंस्ट कुछ करना है, ना ये कुछ कर सकते हैं। अभी सिर्फ बोलने लायक रह गए थे, वो भी बंद हो गया है, क्योंकि इनकी मीडिया हर 2 मिनट बाद पकड़ी जाती है, हर फॉल्स नैरेटिव पकड़ा जाता है। और जो इनके इवन सेना के जो अफसर को जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सब कुछ पकड़ा जाता है। और उसकी तुलना भारत की मीडिया से देखिए, और भारत की जो सरकार है, भारत सरकार या डिफेंस फोर्सेस का जो व्यू पॉइंट रखा जा रहा है, कितनी जिम्मेदारी के साथ भारतीय चैनल्स बिल्कुल सच्चाई से दिखा रहे हैं जो पूरे विश्व देख रहा है। इनका कोई सर पैर नहीं है। तो जो भारत कर रहा है, जितना समझदार और जितनी बुद्धिमानी और शूरवीरता अगर हमारे फौज ने दिखाई है, उतनी हमारे मीडिया चैनल्स ने भी दिखाई है, समझदारी से दिखाई है, तभी ये कहते हैं बात पूरी विश्व को सबूत के साथ दिखाई जा रही है। और इनका युद्ध विराम होने के बावजूद भी आप जैसे चैनल बता रहे हैं पूरे विश्व को कि ये है सच्चाई, ये है हमारी असलियत, और आप इसको देखिए। और इनकी जो भाग रहे थे दूसरे देशों के पास कि अब बचा लीजिए, लेकिन जो सत्य है वो आना चाहिए, वो सिर्फ हमारे सामने ही नहीं विश्व के सामने आना चाहिए। और इसमें मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं भारत की कि ये सच्चाई को ला रहे हैं पूरे विश्व के सामने, ताकि अगली दफा कोई भी अगर कोई हिमाकत करते हैं तो भारत ने, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये रेड लाइन छिड़ गई है, अब ये नया न्यू नॉर्मल है, तो अब आपका कोई भी हिस्सा अब डोजियर नहीं दिए जाएंगे। अब भारत की मिसाइलें आपको जवाब देंगी, उन ठिकानों को नष्ट कर देंगे जहां पर भी हुआ।
इस बार ये आप मत ये सोचिएगा कि हम फिर दोबारा वेट करेंगे, इस बार नहीं वेट करने वाला भारत ने दृढ़ निश्चय ले लिया है और प्रधानमंत्री ने फौज को भी बता दिया है और देश को भी और विश्व को भी बता दिया है। बिल्कुल सर, चाहे 1999 का करगिल युद्ध हो, पुलवामा हमले के बाद जो स्ट्राइक भारत ने की उसकी बात हो, 2022 की बात हो, 2023 की बात हो, 2024 की बात हो, जब से एटॉमिक पावर पाकिस्तान बना है बहल सर, वो तब से मुझे लगता है हर रोज एक बार तो ये कह ही देता है, या तो वो खुद को यकीन दिलाता है या वो चाहता है कि लोग उसे बचा लें इसकी आड़ में। तो अब वो लगातार बोलता आ रहा था, लेकिन 3 दिन से उसकी सिट्टी बिट्टी गुम है, पाकिस्तान कुछ नहीं बोल पा रहा। 11 एयरबेस आप तबाह कर रहे हैं, आप सरगोदा में स्ट्राइक कर रहे हैं प्रिसाइसली जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, तो क्या यही न्यू नॉर्मल है अब बहल से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी ने एक चीज कही है कि हमारा ऑप सिंदूर ही फ्यूचर की स्ट्रेटेजी होगा, और ये न्यू नॉर्म है। इसको लिंक किया है कि ऑप सिंदूर ही हमारा फ्यूचर की स्ट्रेटेजी होगा। इसका मतलब है कोई भी टेरर एक्ट करते हैं आप, तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर गिनेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो पीओके में है, आईबी में है, कहां पे है पाकिस्तान के अंदर। हम आपको ढूंढ के चुन करके उस जगह पे मारेंगे जहां से वो शुरू हुआ है, और उनको मारेंगे जो उसके पीछे संचालन कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि हम संचालन कर रहे हैं तो शायद हम बच जाएंगे। और ये मैसेज आसिम मुनीर के लिए है, जिन्होंने 2 बार ऐसी हरकतें की हैं। पुलवामा के टाइम में वो आईएसआई चीफ थे, और उसके बाद अब जब वो आर्मी चीफ हैं तो उन्होंने पहलगांव किया। ये मैसेज उनके लिए है कि कई बार हमको ये लगता है कि आज हम पावर में है तो हमें कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन याद रखिए हर चीज का, हर आतंक का एक अंत होता है, और वो अंत आएगा। और ऐसा मत सोचिए कि अगर आप ये आतंकी काम कर रहे हैं तो हम आपको रिटायरमेंट के बाद भी छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे हम आपको रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। आप हमेशा पीछे देख के घूमेंगे पूरी लाइफ, तो मत पड़िए उसमें। आतंकवाद का रास्ता छोड़िए, भारत से हाथ मिलाइए, डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं हम इन दोनों देशों को ऊपर लेके जाते हैं। यही मेरा मैसेज पाकिस्तान की आवाम को भी है कि अपने मिलिट्री लीडर्स को बताइए, खत्म करें ये आतंकवाद का रास्ता, और खत्म करें उन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स और उन लीडर्स को जो जिसकी पनाह उनको दी गई है। सर खत्म कैसे करेंगे? उसी के बिना पर तो थोड़ा बहुत ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं ये भाई, उसी के बिना पर क्या कर देंगे? कहीं किसी की सरहद में घुसा देंगे, मासूम लोगों की जान ले लेंगे, इसी को तो अपनी ताकत समझते हैं ना ये। अब हमारी सेना के सामने कितना टिक पाए ये 3 दिन में पता चल गया हमें। बिल्कुल, उनके लीडर्स प्रोफेशनल नहीं, मिलिट्री लीडर्स की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल लीडर्स को तो वैसे ही कोई नहीं पूछता पाकिस्तान के अंदर, सब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या डिक्टेट आया है इस बारे में। और एक दिन एक डिफेंस मिनिस्टर कहता है हम तो आतंकवाद को 3 डिकेड से सपोर्ट कर रहे हैं पश्चिमी देशों के लिए। अब दूसरे दिन जब उसको जूते पड़ते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो उसकी जो वॉइस है, टोन है, टेनर है, सब चेंज हो जाता है। लेकिन फिर वो कुछ कह देता है, फिर कहता है हमने इसलिए रिप्लाई नहीं किया हिंदुस्तानी मिसाइल्स का कि हमारी लोकेशन दिख जाती। अरे भाई आप ऐसे ही करिए, हमेशा करिए ऐसे ही कि कभी भी रिस्पॉन्ड ना करिए और हम अटैक करते रहेंगे, लेकिन आतंकवाद मत करिए हमारे देश के अंदर, बिल्कुल मत करिए, उसको आप खत्म करिए। ये आपकी बात सही है कि ये आतंकवादी लीडर, आतंकवादी घटनाएं, ये उनका फ्रंट लाइन ऑफ अटैक है, क्योंकि वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो सीधे सीधे नहीं लड़ सकती, तो वो पीठ के पीछे वार करती है। सर देखिए, प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एक प्रोफेशन में रहना पड़ता है ना। यदि भारतीय फौज जो है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक प्रोफेशनल फौज क्यों है? क्योंकि वो अपने सिर्फ प्रोफेशन से मतलब रखती है। ठीक है, अगर मैं पनडुब्बी में मैंने काम किया, अगर तो हम, या जहाज में काम किया, तो हम अपने प्रोफेशन के सिवाय दाएं बाएं नहीं देखते ना सर। इनको हमारे लिए रिलीजन कुछ नहीं है, हमारे लिए पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, क्योंकि हम फौज में डिसिप्लिन फौज है। हमारा कोई रिलीजन नहीं है, कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है, हमें उससे बाकी चीज़ों से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। अब इसको आप कंपेयर करिए, एक पाकिस्तानी आदमी जो वर्दी पहन के घूम रहा है, वो पहले 80% तो पॉलिटिशियन है कि उसको सत्ता में कैसे रहना है, 20% उसको कहते हैं व्यापार करना है, उसको मीट मच्छी मांस बेचना है, उसको प्रॉपर्टी का काम करना है, और विदेशों में स्विस बैंकों को पैसा भेजना है, और अपने आवाम को कैसे लूटना है। तो ये सब चीज़ आदमी करेगा तो फिर वो प्रोफेशनल काम कैसे करेगा? तो प्रोफेशनल आर्मी कहाँ से हो गई? ये जो लोग कहते रहते कि पाकिस्तान की एक प्रोफेशनल फौज है, मैं तो कहता हूँ कौन से एंगल से प्रोफेशनल फौज है? कौन से एंगल से प्रोफेशनल फौज है? ये तो व्यापारी हैं। तो इनको व्यापारी है, पॉलिटिशियन है, जब आदमी इतना कुछ कर रहा होगा
तो उसको सोल्जरिंग करने के लिए समय कहाँ मिलेगा? सर, लेकिन वक्त बदल रहा है। अब देखिए, वही पाकिस्तान की जो सेना है, उनके जो ISPR हैं, उनका बयान आपने सुना ही होगा आसिम मुनीर को लेकर, जब उनके आर्मी चीफ के बारे में पूछा गया तो जिहादी बता रहे हैं अपने आप ही उनको। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान धीरे धीरे अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि अभी तक जुल्फिकार अली भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, परवेज मुशर्रफ हो, ये सब के सब, और या फिर शहबाज शरीफ हो, ये सब के सब कहते रहे हम तो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर। भारत ने हवा निकाल दी और अब 3 दिन से खामोश हैं। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग इस बार नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।